तो ये है वीवो का T3X 5G जिसने पिछले 5 महीनों से अपनी हाइप नेक्स्ट लेवल की करके रखी है, क्योंकि ये 15,000 के नीचे बिकने वाला एक लौता स्मार्टफोन है जिसके अंदर स्नैपड्रैगन का 6 Gen 1 है। वैसे इसके ऊपर वीडियोस तो काफी बन चुकी है, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि इसे लेने से पहले ये भी देख लेना, क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पर वीवो ने 4GB वाले वेरिएंट में 4K का सपोर्ट ही नहीं दिया, जबकि 4K का सपोर्ट आपको सिर्फ 6GB वाले वेरिएंट या फिर 8GB वाले वेरिएंट में ही मिलता है। तो यहाँ पर वीवो ने सारा खेल है वो इसके रैम वेरिएंट से ही खेला है, क्योंकि आज के टाइम पर कोई भी यूजर से अगर स्मार्टफोन को बाय करता है तो यहाँ पर वो 6GB या फिर 8GB वाले वेरिएंट को ही प्रेफर करेगा, क्योंकि यहाँ पर रैम है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है। और अगर आप भी इसकी प्राइस को देखकर इसे लेने की सोच रहे हैं तो आपको इसे लेना चाहिए या फिर नहीं, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट लेट गेट टू स्टार्टेड। तो सबसे पहले यहाँ पर इसके डिजाइन की बात करें तो इसका बैक पैनल और फ्रेम है वो प्लास्टिक के है और ये पीछे से पूरा मैट फिनिश है। तो अगर आप इसे लॉन्ग टाइम तक भी यूज करते हैं तो वहाँ पर उंगलियों के निशान या फिर स्क्रैच वगैरह नहीं आते हैं, और अगर आते भी है तो इतनी आसानी से आपको दिखाई भी नहीं देंगे। वैसे यहाँ पर इसका एक और प्लस पॉइंट निकल के आता है इसके वेट मैनेजमेंट को लेके, जहाँ पर इसमें 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी है और इसके बाद भी इसका वेट करीब 200 ग्राम के आसपास है, जबकि इसे हाथ में लेने के बाद इतना ये हैवी भी फील नहीं होता। और अगर आप एक वन हैंड यूजर है तो डेफिनेटली आप इसे एक हाथ से आसानी से हैंडल कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको थोड़ी बेटर इंडियन फील चाहिए तो यहाँ पर जो इसका ग्रीन कलर आता है उसे ही लेना, वहाँ पर आपको ग्रिप थोड़ी अच्छी मिलेगी। इसके अलावा IP64 की रेटिंग है जो थोड़े पानी के छींटों से बचा लेगा, लेकिन यहाँ पर मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि आप स्मार्टफोन को जितना हो सके उतना पानी से दूर रखने की कोशिश करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई भी स्मार्टफोन है वो वाटरप्रूफ नहीं होता, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी यहाँ पर डिस्प्ले को लेकर के मेरा फीडबैक यही रहेगा कि पिछले साल T2X के कंपैरिजन में इस बार नॉच की जगह पंच होल दिया है, और आज भी कुछ ऐसे स्मार्टफोन है जहाँ पर आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पर इसके जो बेजल्स है वो साइड और ऊपर से तो कम है, लेकिन यहाँ पर जो चीन है वो थोड़ी सी ज्यादा है। लेकिन अगर प्राइस को भी देखें तो चीन और बेजल्स ठीक ठाक है। बाकी फ्रंट में यहाँ पर आपको 6.7 इंचेस की एक 120 हर्ट्ज वाली IPS LCD डिस्प्ले मिलती है। अब यहाँ पर आपको इसके अंदर एमोलेड तो नहीं मिलती, लेकिन इसी तरफ सेम प्राइस में Realme P1 भी है जिसके अंदर एमोलेड डिस्प्ले है। तो सीधी सी बात है कि 15,000 देके Realme का P1 क्यों ना लिया जाए। बाकी यहाँ पर इसका जो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है वो सभी एप्लीकेशन पर स्मूथली वर्क करता है, और अगर किसी ऐप्स पर 120 हर्ट्ज का सपोर्ट नहीं है तो आप इसके सेटिंग में जाके सभी एप्लीकेशन को फोर्सफुली 120 हर्ट्ज पे चला सकते हो। बाकी यूट्यूब पर 4K में HDR का सपोर्ट नहीं है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर आप 1080p पर स्विच करते हैं तो वहाँ पर आपको HDR का सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा नेटफ्लिक्स पर वाइड वन L1 का सपोर्ट है, लेकिन यहाँ पर भी आपको HDR का सपोर्ट नहीं मिलता। वैसे सेम प्राइस में अगर हम इसे Realme P1 या फिर Moto G64 से कंपेयर करें तो दोनों में ही HDR का सपोर्ट मिलता है। बाकी अगर आप इसमें नॉर्मल 4K वीडियो प्ले करते हैं तो वहाँ पर वीडियो तो काफी स्मूथली प्ले होती है, लेकिन यहाँ पर इसके जो कलर है वो नेचुरल है, और इस प्राइस रेंज में दूसरे IPS डिस्प्ले के कंपैरिजन में कलर्स थोड़े फीके और कम कॉन्ट्रास्टी है। अब साउंड के लिए यहाँ पर डुअल स्टेरियो स्पीकर है जिसकी क्वालिटी डिसेंट है, और यहाँ पर आप इसकी वॉल्यूम को 300% तक इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन 300% पे सही से बेस नहीं मिलता, तो यहाँ पर आप इसकी वॉल्यूम को 100 और 200 के बीच में ही रखना, वहाँ पर आपको बेस काफी अच्छा मिलेगा। बाकी डिस्प्ले में यहाँ पर ड्रैगन ट्रेल की प्रोटेक्शन है जो गोरिल्ला ग्लास के कंपैरिजन में आपको थोड़ी कम प्रोटेक्शन मिलती है, लेकिन यहाँ पर भी मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देनी चाहिए, क्योंकि सैमसंग और पोको वाले भी है जो इस प्राइस रेंज में गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन दे रहे हैं। अब डिस्प्ले IPS है तो उसी के हिसाब से आपको साइड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जो कि हर बार और काफी फास्ट काम करता है। साथ ही साथ 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है जो कि आउटडोर और इंडोर कंडीशन में अच्छी खासी विजिबल है। तो ओवरऑल यहाँ पर HDR को छोड़कर डिस्प्ले इस प्राइस के हिसाब से तो ठीक है। बाकी परफॉर्मेंस के लिए इसमें क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 जो कि 14-15 हज़ार के बजट में ये चिपसेट काफी पावरफुल है, और इसका जो अंतरु स्कोर है वो लगभग 5,60,000 के आसपास निकल के आता है। इसके अलावा CPU थ्रॉटलिंग में भी इसका ग्राफ 92% के आसपास स्टेबल है, और ये जो ग्राफ है वो पूरा ग्रीन है, तो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो आपको नेक्स्ट लेवल की मिलती है। बाकी LPDDR4X के रैम के साथ UFS 2.2 की स्टोरेज है, तो अगर आप डे टू डे लाइफ के काम के साथ साथ जितने भी ऐप ओपन करते हैं वो हर बार और काफी फास्ट ओपन होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐप ओपनिंग के टाइम पे कोई भी एनिमेशन देखने को नहीं मिलता जब आप इसमें ऐप को ओपन या फिर क्लोज करते हैं तब। बाकी वीवो ने यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 6 Gen 1 दे तो दिया, लेकिन BGMI में स्मूथ प्लस अल्ट्रा तक का सपोर्ट है,
मतलब कि आप इसमें 40 एफपीएस की गेमिंग कर पाएंगे। जबकि सेम प्रोसेसर Realme P1 Pro में भी है जो BGMI के अंदर स्मूथ प्लस एक्सट्रीम तक को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर 40 एफपीएस की गेमिंग के लिए 15,000 देना काफी मुश्किल है। वैसे अगर आप इसमें 2-3 घंटे तक गेमिंग भी करते हैं तो वहाँ पर हल्के फ्रेम ड्रॉप के साथ ये बैक से थोड़ा हीट भी करता है, जो कि शायद सॉफ्टवेयर की भी दिक्कत हो सकती है। बाकी फ्यूचर में अपडेट के जरिए एक्सट्रीम तक का सपोर्ट मिले इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर ब्रांड हमेशा अपकमिंग स्मार्टफोन के ऊपर ही फोकस करती है और आपको भी इसकी जगह पे किसी और स्मार्टफोन के ऊपर फोकस करना चाहिए। बाकी आज भी कुछ यूजर्स का कहना है कि इसकी जगह पे हमें Realme P1 लेना चाहिए या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको एक सीधा सा सोल्यूशन देता हूँ कि अगर आपको BGMI के अंदर 60 एफपीएस की ही गेमिंग करनी है तो यहाँ पर आप Realme P1 के साथ जा सकते हैं, वरना नॉर्मल यूजर्स के लिए 40 एफपीएस की जो गेमिंग है वो भी काफी होती है। वैसे यहाँ पर भी वो Realme से एक चीज में आ गया जो इसकी 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी को लेके, और इसका जो 44 वोल्ट का चार्जर है वो करीब 70 to 80 मिनट के आसपास स्मार्टफोन को फुल चार्ज कर देता है। बाकी यहाँ पर आप इसकी बैटरी है अगर डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं तो वहाँ पर आपको 1 से 1.5 दिन तक का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बिना ब्रेक लिए गेमिंग के साथ साथ कंटेंट वॉचिंग या फिर अपने डे टू डे लाइफ के काम करते हैं तो वहाँ पर आपको कम से कम 7 से 8 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल यहाँ पर इसका जो बैटरी बैकअप है वो काफी अच्छा है। लेकिन यहाँ पर आप इसे चार्ज करते हैं तो कुछ टाइम के बाद ये बैक से हीट करने लगता है, और यहाँ पर जो हीटिंग की प्रॉब्लम है उसे अपडेट के जरिए फिक्स करनी चाहिए, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीजें ये जो डे टू डे लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। बाकी सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये आता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 के साथ बेस्ड ऑन FunTouchOS 14, जहाँ पर आपको फ्यूचर में 2 साल के मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। बाकी अगर आप इसे जैसे ही फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपको ब्लॉटवेयर भर भर के मिलते हैं, जिसे आपको 10 से 15 मिनट का टाइम लेके जितने भी थर्ड पार्टी एप्स है उसे रिमूव करना पड़ेगा, और फालतू के जो रिकमेंडेशन आते हैं उसे भी सेटिंग में जाके ऑफ कर देना, तब जाके आपको क्लीन यूआई का एक्सपीरियंस मिलेगा। अब नेटवर्क में यहाँ पर आपको 5G के 8 5G बैंड्स मिलते हैं और ये 5G के साथ साथ 4G प्लस को भी सपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ पर जो माइक है वो सिंगल ही माइक है जो इतनी अच्छी तरह से काम नहीं करता, और अगर आप ट्रैफिक वगैरह में तो वहाँ पर आपको नॉइस की दिक्कत 100% आएगी ही आएगी। वैसे 15,000 के नीचे भी जो स्मार्टफोन है उनमें डुअल माइक का सपोर्ट मिलता है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी यहाँ पर वीवो का खुद का डायलर है, तो अगर आपको किसी की कॉल वगैरह रिकॉर्ड करनी है तो बिना अनाउंसमेंट के आप उसकी कॉल को रिकॉर्ड कर पाएंगे। अब फाइनली बात करें इसके कैमरे की, तो यहाँ पर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंसर काम का है जो कि 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी। वैसे 50 मेगापिक्सल के फोटोज की बात करें तो यहाँ पर आपको डिटेल्स तो मिलती है, और उसी के साथ साथ डे लाइट में भी आप जितने भी फोटोज लेते हैं तो वहाँ पर ये लाइट को भी अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। लेकिन अगर आप ब्राइट सनलाइट में पोर्ट्रेट शॉट्स लेते हैं तो पीछे से लाइट को कभी कभी ज्यादा कर देता है, और ये दिक्कत आपको सिर्फ ज्यादा सनलाइट में ही देखने को मिलेगी। वैसे नॉर्मल लाइट कंडीशन में 1x और 2x में पोर्ट्रेट शॉट्स लेते हैं तो वहाँ पर भी डिटेल्स काफी अच्छी मिलती है। बाकी लो लाइट हो या चाहे डे लाइट, कलर्स और स्किन टोन हर जगह पे अच्छे निकल के आते हैं। इवन लो लाइट में भी यहाँ पर डिटेल्स तो थोड़ी कम मिलती है, लेकिन फोटोज है वो काफी ब्राइट निकल के आते हैं। वैसे यहाँ पर आप इसे मैक्सिमम 10x तक जूम कर सकते हो, लेकिन 10x पे बिल्कुल भी डिटेल्स नहीं मिलती। बाकी वीडियोग्राफी में बैक से 4K में 30 एफपीएस पे वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर OIS का सपोर्ट नहीं है तो वीडियो में स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती। बाकी अगर आपको स्टेबलाइजेशन चाहिए तो 1080p 30 एफपीएस पर वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं तो वहाँ पर आपको स्टेबलाइजेशन मिलती है। तो ओवरऑल लास्ट ईयर के T2X के कंपेरिजन में यहाँ पर फोटोज थोड़ी बेटर निकल के आती है। बाकी प्राइस के हिसाब से तो कैमरा आपको काफी अच्छा मिलता है। अब बात आती है इसके कैलकुलेशन की, तो यहाँ पर मैं आपको एक सीधा सा कैलकुलेशन देता हूँ कि अगर आप एक नॉर्मल यूजर से, यानी कि आप अपने डे टू डे लाइफ के काम के साथ साथ थोड़ा कंटेंट वगैरह वॉच करते हैं और आपके पास इतने पैसे भी नहीं है कि आप इसका 6GB वाला वेरिएंट ले सके, तो यहाँ पर मैं आपको किसी और स्मार्टफोन की जगह पर इसे रिकमेंड करूंगा, क्योंकि यहाँ पर इसका कैमरा आपको Realme P1 से थोड़ा बेटर मिलता है। बाकी अगर आपको सिर्फ गेमिंग ही करनी है और आप किसी भी स्मार्टफोन पे 15,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप इसकी जगह पे Realme P1 या फिर किसी और स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो, क्योंकि 15,000 में इससे भी बेटर स्मार्टफोन आपको मिल सकते हैं। बाकी अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलूंगा आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।